नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद ने मुहर लगा दी। विपक्ष के इस जोरदार हंगामे के बीच विवादास्पद कानून की वापसी का विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी वाले विधेयक पर चर्चा करने पर अड़ा था, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हुई और आनन फानन में ये विधेयक दोनों सदनों से पारित करा लिए गए। अब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और इसी के साथ तीनों कानून समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिना चर्चा के सदन में विधेयक पारित हुआ। ये तीनों कानून किसानों के अधिकारों पर अतिक्रमण थे। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। विपक्ष इस पर चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार बहस से डरती है। खैर, तमाम हो हल्ला के बीच दोनों सदनों से 3 कृषि बिल वापस ले लिए गए और राष्ट्रपति की मोहर लगाते ही ये कानून अब खत्म हो जाएंगे। अब सवाल तो बनता है, किसान जो चाहते हैं सरकार ने वो कर दिया। क्या सरकार और किसानों के बीच का विवाद खत्म हो जाएगा या एमएसपी को लेकर किसानों की और सरकार की ठनी रहेगी? और संसद के दोनों सदनों से हो गया है। ऐसे में राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। गांव के लोगों ने कहा कि हटना नहीं। एक बार बस प्रतिक्रिया आप इस पर दे दीजिए कि अब जैसे संसद में तीनों कृषि कानून पास हुए थे, वैसे ही रिपील का बिल भी अब पास हो चुका है, तो क्या प्रतिक्रिया? और ऐसे ही एमएसपी पे करते हैं, ऐसे ही और जो मसले है उस पर करते हैं, और सरकार ये इंश्योरेंस करे कि हम फीड बिल नहीं लेकर आएंगे जी। और इसके अलावा भी कोई मांगे जो आप बता? अरे बहुत मांग है, जब सरकार मिलेगी तो बता देंगे। अब सरकार मिल रही जी। स्टूडियो से सवाल पूछा जा रहा है कि बैरिकेड की तरफ आप पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे, थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वो तो पुलिस के अधिकारी आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आज ट्रैक्टर आएंगे। क्या हमने कहा कि हमारे ट्रैक्टर कोई नहीं आते, और जो बैरिकेटिंग पहले खुले हुए थे उसी हिसाब से आप खोल के, और जो जनता आती जाती है उसको आने जाने दो। हमारी तरफ से निश्चित रहो, हम जब दिल्ली जाएंगे, ट्रैक्टर अगर दिल्ली जाएंगे तो बता के जाएंगे। देखिए, स्टूडियो से बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, तीनों कृषि कानून की वापसी का आप इनसे क्या सिसोली वापस जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब एमएसपी तक नहीं जाएंगे यानी ना। तो घर से तो बहुत दिनों से नहीं मिल पाए परिवार से आप फिर? हाँ, परिवार से तो मिले नहीं भाई जी। क्या प्रतिक्रिया, परिवार भी देख रहा है आपको इंडिया न्यूज पर? वे भी अपना तैयारी कर रहे हैं, बिना काम के निपटाए आइयो ना, ये कह रहे। और जो दिल्ली पुलिस से मीटिंग हुई, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। उसके बारे में ये है कि आज का जो ट्रैक्टर मार्च था वो स्थगित है हमारा, और दिल्ली पुलिस को आश्वस्त किया कि आज हम नहीं जा रहे। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और जो भी उसमें डिसाइड होगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक और लास्ट सवाल है स्टूडियो से कि सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं हो रही, तो आपकी तरफ से कोई होगी क्या? हम और सरकार कोई अलग अलग है भाई, पहल वे कर लो, की बात करो, हमारे कहने से बात होगी, क्योंकि कृषि हम मंत्री तो तैयार हैं। सरकार जब बात करेगी तो हम कर लेंगे। जी, कृषि मंत्री भी सामने आए और सरकार के तमाम नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम किसानों के सुख दुख में साथ हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? झूठ कह रहे हैं, जाली है बहुत बड़े। राकेश टिकैत साहब को आप एक्सक्लूसिवली यहाँ सुन रहे थे। जी जी, तो आप एक्सक्लूसिवली यहाँ इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत साहब को सुन रहे, तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और बॉर्डर का मैं हिस्सा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, हलचल जो है वो काफी तेज है। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत की है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि हमने जो आज का दिल्ली कूच था उसको तो स्थगित कर दिया है, लेकिन आंदोलन को हम वापस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर गारंटी कानून हमको चाहिए। भले ही तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया और इसकी प्रक्रिया संसद के जरिए भी हो गई, लेकिन एमएसपी पर जब तक गारंटी सरकार हमें नहीं देगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बार बार जतिन ने उनसे सवाल पूछा, क्या वो आंदोलन खत्म करेंगे, अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते हैं, परिवार वाले भी उनसे काफ़ी दिनों से दूर हैं। तो इस पर राकेश टिकैत यही कहते हुए नजर आए कि हमारी जो मांग है वो सिर्फ एमएसपी पर गारंटी कानून है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी होगी और उससे पहले ये आंदोलन वापस नहीं होगा। 4 तारीख
की बैठक को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि आज संसद के दोनों सदनों से जो कृषि कानून वापसी का बिल था वो पास हो गया और हंगामा भी खूब हुआ। विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हुई और इन दोनों बिलों को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया, जिसके जरिए अब संसद की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ एसबीएसपी से जैनेन्द्र अर्कवंशी हैं। जैनेन्द्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन से आशीष यादव हैं। आशीष यादव जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से गौरव मिश्रा हमारे साथ हैं। गौरव मिश्रा जी, आपका स्वागत है। और गौरव मिश्रा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए। किसान ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने एक कदम पीछे हटाया तो हमने भी एक कदम पीछे हटाया, दिल्ली कूच को स्थगित किया। अब अगला कदम आप भी बढ़ाइए, एमएसपी पर गारंटी दीजिए। गौरव जी, देखिए, सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश हित में सारे कदम उठाए हैं और आज भी देश हित में कदम उठाया है। लेकिन किसके हित में राकेश टिकैत जी कदम उठा रहे हैं, उनका क्या हिडन एजेंडा है और कब तक ये मांग लंबी होती चली जाएगी, धरती से लेकर चंद्रमा तक पहुंच जाएगी, ये तो वही जाने। और उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ है, किसके हाथों में छुपा हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस प्रकार से हठधर्मिता का रास्ता अपना करके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता का अपमान है, देश के वोटरों का अपमान है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई है। और जिस प्रकार से एक विपक्ष वितंडा करता है, उनका ये कहना है कि बहस के बाद ये बिल वापस होने चाहिए थे। दरअसल ये उस प्रकार के लोग हैं, बहस करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन बहस नहीं कर रही है सरकार, उसका वितंडा, उसका झूठा एक वातावरण पूरे देश भर में बनाना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये भी जो असलियत है वो बाहर उजागर हो जा रही है। जब सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया और उसके बाद बैनर लेकर के सदन में पहुंचना और ये लिख करके पहुंचना कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, ये किसको संदेश दे, या क्या संदेश देता है? ये सीधा सीधा यही बताता है कि कहीं ना कहीं इसके श्रेय लेने की एक जद्दोजहद विपक्षी दलों में आपस में मची हुई थी। ठीक है, उस द्वंद्व से भी ये जूझ रहे। और वहीं दूसरा द्वंद्व ये है कि और कौन कौन सी मांग हम खींचते चले जाएं जिससे कि आंदोलन का रास्ता बनता चला जाए। और कहीं ना कहीं आंदोलन हम लोगों ने शुरू से इस बात को इंगित किया है और बताया है कि ये हिंसक करना चाहते हैं, उपद्रव करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहते हैं। ठीक है, आशीष यादव हैं भाकियू से प्रवक्ता। आशीष जी, क्या कोई राजनीतिक मोटिव है इस आंदोलन का? और दूसरा सवाल इसमें एड ऑन मेरा ये है कि पहले तो कृषि कानून वापसी की बात हुई थी ना, तो अब एमएसपी के बिना कानून जो आंदोलन है वो वापसी क्यों नहीं? आशीष जी, आशीष जी अनम्यूट करिए, अगर आप म्यूट हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही? जी सर। मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि राकेश टिकैत जी की मांग धरती से लेकर के आसमान तक लंबी होती चली जा रही है। मांग पहले भी वही थी और मांग आज भी वही है। भाई, पहले हमारा था कि एमएसपी पे कानून बना दो, 3 कृषि कानून रद्द कर दो। ठीक है, जो 3 कृषि कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने रद्द कर दिया। उसके बाद जो लखीमपुर खीरी में हुई जो घटना, वो भी निंदनीय है। आप देख रहे हैं कि जो अपराधी है उसको अभी तक के बर्खास्त नहीं किया गया, मंत्रिमंडल में बना हुआ है और प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठता है। ठीक है, तो मांग तो ये भी है कि जो अपराधी है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। दूसरी बात, जो किसान शहीद हो गए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, जो इस देश की सबसे बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, उसमें शहीद हुए उनके जो है पुनर्वास के लिए सरकार क्या कर रही है? जो इस आंदोलन में मुकदमे दर्ज हुए किसानों के ऊपर,
उसके ऊपर सरकार क्या बातचीत कर रही है। जी एमएसपी पे अच्छा ये बताइए, इनसे आप ये पूछे कि एमएसपी की गारंटी देना क्या कानूनन अपराध है? क्या किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं चाहिए? सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अरे भाई, सरकार तो कह रही है, पर हमें एमएसपी मिल कहाँ रही है? आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं खाद नहीं मिल रही है, कहीं धान तोला नहीं जा रहा है। मेरा धान अभी यहाँ पे लगा, मैं खेत से डिबेट कर रहा हूँ, मेरा धान यहाँ पे लगा हुआ है। आज की बात मैं बता दूं, साधन सहकारी समिति में गया, वहां कह रहे कि धान ये जो है 64-44 लिया नहीं जाएगा। भाई, जब बीज गवर्नमेंट बांट रही है तो धान खरीदेगा कौन? तो ये दिक्कतें ये है। अगर हम अपनी बात को कहें तो ये आंदोलन खींचने की बात कहते हैं कि आंदोलन खींच रहे हैं और मांग लंबी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ दिक्कतें किसानों के साथ अभी भी बड़े स्तर पर बनी हुई हैं। इस पर मैं गौरव जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु त्यागी जी, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। गौरव जी ने जैसा कहा, क्या राजनीतिक पार्टियां और कहें तो विपक्षी पार्टियों के पास जो एक बड़ा मुद्दा किसानों को था वो अब समाप्त हो चुका है, और इसलिए ही और इस आंदोलन को आगे खींचने की रणनीति क्या आप लोग भी बना रहे थे? ऐसा कुछ है क्या अभिमन्यु जी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ गेहूं की एमएसपी जो सरकार बताती है वो है 19 रुपए किलो जी, लेकिन किसान का गेहूं है वो जाता है 12 से 14 रुपए किलो। मेरा खुद 14 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं गया बाजार में, लेकिन आटा जब बाजार लेने में जाएंगे तो 25 रुपए किलो से 35 रुपए किलो आटा मिलेगा। इस तरह से किसान का टमाटर जाता है 2 रुपए किलो, और बाजार में जब उपभोक्ता और जनता जाएगी टमाटर लेने तो उसे 50 रुपए किलो और 100 रुपए किलो मिलेगा। दरअसल बात क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है सरकार जिस तरह से गुमराह कर रही है आम लोगों को। अगर सरकार एमएसपी लागू कर देगी तो इस पे सरकार पे कहीं कोई दंड नहीं पड़ रहा है। दंड पड़ेगा जो काले स्टॉकिस्ट जिनके लिए काला कानून ये बनाने जा रहे थे कि असीमित भंडार, और दूसरा हो गया असीमित भंडार के साथ साथ आप मंडी से बाहर प्राइवेट आपकी मंडी हो जाएगी और टैक्स के बिना आप अपनी खरीद कर सकते हैं। इन लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, गन्ने का रेट है आज 350 रुपए कुंटल, मिल गन्ना ले नहीं रही है, मजबूरी में किसान 220 रुपए कुंटल के हिसाब से कोल्हू पे दे रहा है, यानी एमएसपी रही कहां? तो ये जो काले कानून तक की बात नहीं है, एमएसपी तक की लड़ाई है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है, इसलिए उसका समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, प्रियंका गांधी जी इस आंदोलन में जो इनका निर्णय होगा संयुक्त किसान मोर्चे का, उसके साथ खड़ी हुई। ठीक है, जैनेन जी, मैं चाहूंगा सर आपका इस पर कमेंट। आज दोनों सदनों से बिल पारित हो गया है, अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये पूरी तरह से तीनों कानून समाप्त हो जाएंगे। अब जी, सरकार जिस तरह से बिल लाई थी बिना किसी बात के, संसद में उस समय भी चर्चा नहीं हुई थी और आज भी कोई चर्चा नहीं हुई है। और दूसरी चीज है कि आप जो गौरव भाई हमारे बता रहे थे कि जो मांगे हैं वो आसमान की तरफ बढ़ती जाएंगी, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसान जब आए थे तो वो अपने 6 मांगों को लेके आए थे, और आप रास्ते में पत्थर बिछाते रहे तो वो मांगे जोड़ती गई। उसमें नई मांगे क्या जुड़ी हैं कि वो 750 किसान परिवारों को क्या होगा जिनकी शहादत हो गई इस आंदोलन के दौरान। जो किसान बिना एफआईआर लिए यहाँ आया था, उनके ऊपर हजारों किसानों के ऊपर एफआईआर हो गई, तो वो एफआईआर लाना वापस लेना। जैनेन जी, माफी के साथ आपको टोक रहा हूं बीच में। आशीष, आपका फ्रेम आप ठीक करिए। हाँ, अभी ठीक है। जैनेन जी, कंप्लीट करिए आप जी। उसके अलावा जो किसानों की मुख्य मांग थी वो तो जस्टिस तक है। उनकी मांग थी कि आप एमएसपी पर गारंटी कानून बनाइए। अगर प्रधानमंत्री सुबह शाम आके ये चिल्लाते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, तो कानून बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? बिना चर्चा के आप आज ही उसको कानून बना सकते थे, चाहे तो 10 मिनट में कल जाके सुबह बना दीजिए कि एमएसपी पर गारंटी हम देते हैं। तीसरी चीज है कि इनके घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था कि हम रंगनाथन कमेटी के हिसाब से फसलों जो 24 फसलों पे एमएसपी मिलता है उसकी गारंटी देंगे। अब आप ये बताइए, C2 छोड़ दीजिए, A2 प्लस FL की कीमत पे 50% भी कई फसलों पे अभी नहीं मिल रहा है जी। और दूसरी चीज, जो गन्ने का चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, FRP पे जो 50% C2 निकालते हैं तो 304 रुपए आता है, और जब उस पर 50% जोड़ते हैं तो 154 रुपए आता है, यानी 456 रुपए किसान को मिलना चाहिए। लेकिन किसान को मिल कितना रहा है? 350 रुपए। 350 की क्यों मिल रहा है? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कितना उसका दाम FRP निश्चित किया है? 280 रुपए, बाकी राज्य सरकार दे रही है। तो 20 रुपए भी जो अभी बढ़ाया है, और केंद्र सरकार ने 5 रुपए बढ़ाया है FRP पे,
वो केवल और केवल चुनाव के मद्देनजर ठीक है। रख के बनाया है। हाँ। इन्होंने अभी चुनाव के मद्देनजर ही जो अन्न बांटने की योजना है उसमें गेहूं वो दालें जोड़ दी, उसमें 2-3 चीजें तेल जोड़ दिया है और कहा है कि 4 महीने तक फ्री दिया जाएगा। यानी कि 4 महीने बाद चुनाव है, तब तक आप फ्री ले लीजिए, बाकी बाद में हम कोई नया उल्टा सीधा कानून बना के आपसे वसूल कर लेंगे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि 1 साल तक सरकार जो सोई हुई थी, तो पहले जो कानून बनाया था वो देश हित में था या आज जो कानून वापस लिया है ये देश हित में, मुझे आप इतना जवाब दिलवा दीजिए। ठीक है गौरव जी, मैं चाहूंगा आप तीनों को एक एक करके जवाब दें और प्लीज मैं सभी से अपील करना भी चाहूंगा कि जब भी एक दूसरे को हम सुने तो प्लीज बीच में ना टोकें, इससे समय खराब होता है, जनता भी नहीं समझ पाती कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। गौरव जी, क्या यही वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से सरकार नहीं चाहती थी कि सदन के अंदर चर्चा हो और इन मुद्दों को विपक्ष उठाए, उसके बाद हंगामा हो, सरकार पर आरोप लगाए? गौरव जी। नहीं, सरकार ने तो खुली चर्चा का आमंत्रण दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, कड़े से कड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। जी। विपक्ष पलायन किया है, बहस से विपक्ष पलायन करता है, जैसा मानसून सत्र में आपने देखा वैसा ही आज हुआ। 11 दौर की वार्ता के बाद भी तैयार है। 22 जनवरी के बाद किसानों के साथ कोई बात नहीं हुई, कीलें बिछाई गई, घोड़े बिछाए गए, उन पर पत्थर बरसाए गए, उन पर लाठियां चलवाई गई, उन पर वाटर कैनन चलवाई गई। तो ऐसे माहौल में कौन बात करता है? प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के भ्रमण कर रहे थे, वहां से 10 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर या कहीं और दूसरे बॉर्डर पर जाके गृह मंत्री जी मिले क्या? मैं जवाब करना चाहता हूँ। चलिए गौरव जी जवाब दे रहे हैं, अभिमन्यु जी उसके बाद में आपके पास आऊंगा। दरवाजे सबके लिए खुले और बाकी के रास्ते, पूरे रास्ते में आपने किले बिठवा दी क्या किसी ने? ठीक है जैनेन जी अब सुन, जवाब ले लेते हैं। गौरव जी बोलिए, उसके बाद अभिमन्यु जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, एक विषय उठाया जैनेन जी ने और दूसरे साथी ने भी, एमएसपी का मुद्दा। देखिए, निश्चित रूप से एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है और हमारी सरकार ने ही एमएसपी को लागू किया और लागत की 1.5 गुना मूल्य को निर्धारित किया और लगातार एमएसपी बढ़ी है। 2013 की एमएसपी उठा करके देखिए और 2021 में आज देखिए, मैं बोल रहा हूं तो आप भी सुन लीजिए। सुन लीजिए एक बार जैनेन जी, देखिए मैंने पहले अपील की थी, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं। जैनेन जी प्लीज एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। सर, जब बीच में वो झूठ बोलेंगे तो कैसे सुन लिया जाएगा झूठ को? झूठ आप भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं ना। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप अपनी बारी पर उसको काटिएगा, अपनी बारी पर सही तथ्य भी रखिएगा। लेकिन अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगी जनता, दर्शक नहीं समझ पाएंगे आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। बस इतना हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सर हाँ या ना में जवाब आपसे मैं मांगूंगा तब आप भी अपनी बात रखेंगे ना। तो गौरव जी को एक बार बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपकी बारी पर आप पूरा बोलिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा। प्लीज सुन लीजिए। हम देखिए, देश में जो एमएसपी पे खरीद होती है, लगभग 86 से 87% जो किसान है वो 2 एकड़ की भूमि का है और उसकी एमएसपी पे खरीद नहीं हो पाती है। और अकेले पंजाब और हरियाणा से ही केवल 67 से 70% की खरीद होती है एमएसपी पर। मुझे ये बताएं कि जो बचे हुए किसान हैं उनको एमएसपी कैसे सुनिश्चित होगी, गारंटी? आखिर ये जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जिनके माध्यम से भंडारण करके उन्हीं का अनाज 1200-1100 रुपए में खरीद करके गेहूं एमएसपी पर बेच दिया जाता है, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ही, उन छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही, जिनकी आज 1 से 1.5 एकड़ के आसपास उनके पास भूमि है, ये कानून आए थे। लेकिन इन लोगों की हठधर्मिता के कारण वो भी अवसर उनके हाथ से जाता रहा। मुझे ये बताएं कि उनको एमएसपी पर मूल्य कैसे मिल सकता है, तब गारंटी जरूर सुनिश्चित हो सकती है। पहले ये बताएं कि 87% जो किसान है छोटी जोत का, उसको एमएसपी पर कैसे गारंटी होगी और कैसे खरीद होगा? क्योंकि वहां जो बैठे हुए हैं धरने पर, ये वही लोग हैं जो उनका अनाज किसी न किसी माध्यम से अपने गोदामों में मंगा लेते हैं और 200-300 करोड़ का किसान बन करके बैठ जाते हैं। और जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आज जो चला रहे वहां पर आंदोलन, ये वही लोग हैं। इन्हीं के पिताजी, टिकैत जी के पिताजी जब लेकर के गए थे अपनी सेना, किसानों को लेकर के गए थे, तो आज जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, उस समय उनके हाथ में बंदूकें थी और गोली चलाई गई थी। लेकिन गौरव जी, सदन के अंदर चर्चा क्यों नहीं हुई फिर? तो सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी और आप भी इस बात को फिर रखते हैं।
हम कह रहे हैं कि ये चर्चा करें, प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया, चर्चा करें। हाँ, लेकिन सदन की लेकिन गरिमा के राहुल साथ गांधी करें। तो कह रहे हैं कि चर्चा चर्चा इनको से करनी नहीं सरकार है। डरती है, ना ही तब चर्चा हुई जब ये बिल्कुल कानून नहीं। आए और ना ही अब चर्चा हुई जब इन कानूनों को वापस लिया गया, जैसे लाए थे वैसे ही ले उन्हें गए। डर लगता है, अपना डर वो दूसरे के ऊपर थोपने का काम करते हैं, एक झूठ को 100 बार दोहराने का काम करते हैं, रिपीट करने का काम करते हैं। चर्चा से कौन भाग रहा है? इनसे कौन चर्चा से भाग सकता है? ये ठीक तो है। झूठ का सीधा सीधा पुलिंदा है। चलिए। ये सच का सामना कर ही नहीं सकते। ठीक है, अभिमन्यु जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी बात बहुत ज्यादा जरूरी है किसानों के फेवर में। बोलिए त्यागी जी। देखिए, जब 2017 का चुनाव था तो मोदी जी ने 22 रैलियों में, अलग अलग रैली हुई थी, उसमें कहा था 14 दिन में गन्ने का बकाया दिया जाए। और साथ में अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था लिखित में कि 375 रुपए कुंटल गन्ने का दाम दिया जाएगा। अब इनकी सरकार बनी तो 2017 में 10 रुपए कुंटल का दाम इन्होंने बढ़ाया। अरे 450 रुपए का कहा था त्यागी जी, 450 रुपया। 450 रुपए कुंटल जो कहते थे वो गन्ना मंत्री सुरेश सिंह राणा वो कहते थे, लेकिन लिखित में इन्होंने 375 रुपए कुंटल का वादा किया था। तो 10 रुपए कुंटल 2017 में बढ़ाया, तो उन्हें जो अब चल रहा है 2021 में इन लोगों ने बढ़ाया 25 रुपए कुंटल, यानी पूरे 5 साल में इन लोगों ने बढ़ाया 35 रुपए। और आज गन्ने का दाम है 350 रुपए कुंटल। लिखतम इन्होंने वादा किया था 375 रुपए कुंटल, जो 2017 में लागू हो जाना चाहिए था। तब से डीएपी का रेट जो 1200 का कट्टा था 1500 का हो गया, एनपीके का 1150 1750 का हो गया, जो नीम कोटेड यूरिया है 50 किलो को कट्टे का वजन घटा के 45 किलो का हो गया, 150 हॉर्स पावर से बिजली का दाम बढ़ाकर 170 रुपए हॉर्स पावर हो गया। यानी खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, 3 गुना खर्चा बढ़ गया। ये कह रहे हैं किसानों की आय हमने दुगनी कर दी। इस समय डीजल भी बढ़ गया, बिजली भी बढ़ गई, सिंचाई भी बढ़ गया। 5,500 करोड़ गन्ना का बकाया गन्ना किसानों का सरकार पर है। फिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया? मैं खुद प्रोडक्शन मोदी जी ने बढ़ा दिया क्या? आप बिल्कुल बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया, बिल्कुल कैसे बढ़ा दिया? अरे आप मेहनत कर रहे हैं क्या? मैं खुद गन्ना किसान हूँ, मेरा गन्ने का बकाया 2 साल से रह रहा है। आप गन्ने का बकाया होता था, आप गन्ने का सरकार में कितना बकाया होता था? बताइए, सब क्या रहा? 10,000 करोड़ पिछली सरकार का भुगतान हमारी सरकार ने किया। आप बताइए। अच्छा ठीक है, जैनिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में गौरव जी आपसे जवाब देना, दोनों का एक साथ। ठीक है, प्लीज एक एक करके एक साथ में बोले। हमारी सरकार ने किया है। गन्ने का बकाया क्यों नहीं दे रहे हो? शुगर मिल आप गन्ने की बात कर रहे हैं। आप बिल की पर्चियां नहीं दे रहे हो। क्रांतिकारी सुधार हमारी अरे खाद भी तो नहीं मिल रही है। क्रांतिकारी उसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आप बताइए कहाँ है खाद इस समय? फसल को चलिए खाद की जरूरत है। त्यागी जी जवाब ले लेते हैं आप। ठीक है, किसान को इस समय खाद की जरूरत है। सरकारी सोसाइटी में कहीं भी खाद नहीं है। कहीं खाद की कोई ठीक क्राइसिस है। नहीं है, थोड़ी सी क्राइसिस आई थी, लेकिन उसको ठीक है, रूप से सुनिश्चित किया जा ठीक चुका है है। अभिमन्यु जी। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए प्लीज। ठीक है, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बातों को ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें आशीष जी अपनी बात रखिए, उसके बाद गौरव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी बताइए कौन सी बातें ऐड करना चाह रहे हैं आप? मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आज पूरे जिले लखनऊ में कहीं किसी भी साधन समिति और किसी भी जो है खाद के क्रय केंद्रों पे खाद नहीं मिल रही है। नहर सूखी पड़ी है, धान क्रय केंद्र कोई नहीं चल रहा है, धान खरीदे नहीं जा रहे हैं। मतलब ये मैं खुद जान रहा हूँ, रोज मैं जांच करता हूँ। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वीडियो कैमरा लेकर के हमारे साथ चले लखनऊ पूरे जिले में और दिखाते चलते कहीं खाद हो। मतलब कहीं भी खाद नहीं, किसानों का धान गेहूं, धान कटने के बाद गेहूं बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, हम लोग के अभी भी खेत खाली पड़े हैं और सरकार कर रही कहीं कोई कमी नहीं है। अरे भाई आप लोगों को दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री अभी आप इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम खुली चर्चा करना चाहते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं, तो कौन से कहाँ पे चले जाए किसान बात करने? चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, जैनिक जी अपनी बात रखिए, उसके बाद गौरव जी एक साथ में आपके पास आ रहा हूँ, एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। जैनिक जी बोलिए। मेरा ये कहना था कि जो किसान है अगर वो मंडी में जाता है तो वहां उनकी खरीद नहीं हो रही है। खरीद क्यों नहीं हो रही है उसके मैं कुछ रीजन आपको बता देता हूँ। पिछले और बीज भी नहीं मिल रहे हैं, खाद भी नहीं मिल रही है, किसान पूरे पूरे दिन वापस आ जाता है बैठ के वहां पर। अब जो खाद की बात है, मैं जहां तक बताऊं, यूरिया जो थी 2019 में 97,000 करोड़ रुपए की टोटल सब्सिडी चाहिए थी किसानों को, एस्टिमेट ये था। सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट अपनी तरफ
से दिया बना के कि हम 54,000 करोड़ दे सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा 40 से 42,000 करोड़ रुपया सरकार ने वहां यूरिया की सब्सिडी में बचा लिया। दूसरी चीज, डीएपी की जो पूरी सब्सिडी थी वो 26,000 करोड़ रुपए की थी, वहां पे सरकार ने 19,000 करोड़ रुपया दिया, यानी कि यहाँ पे 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ बचा लिया। ऐसे ही बीजों का या बाकी चीजों पे जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी हर जगह इन्होंने बचा के जो 60 से 80,000 करोड़ रुपया है वही 2-2 हजार करके ये किसानों को दे देते हैं और कहते हैं हम किसानों को दे रहे हैं। दूसरी चीज, आज की डेट में जो एक गन्ने की फसल पर जो पहले बिल आता था पूरे सीजन की उगाने में 7,000 रुपए बिजली का बिल आता था, आज की डेट में वो 22,000 से 24,000 के बीच में आ रहा है। तो किसानों की एक मांग ये भी बिजली के दाम है किसानों के लिए उनको वापस लिया जाए, क्योंकि उनका जो बिजली का खर्च है वो 3 गुना हो गया। उनका जो डीजल की लागत है वो आज किसको नहीं पता है कि 40-50 रुपए प्रति लीटर से 2010 के बाद से 2014 में 60 रुपए तक गया और आज की डेट में 90-92 रुपए है डीजल, यानी कि 1.5 गुना डीजल का दाम बढ़ा। बीज का दाम वो आप बाजार में जाके पता करिए 2 गुना लगभग बढ़ चुका है। तो ये ओवरऑल जो उनकी कॉस्टिंग है एक फसल उगाने की, चाहे वो कोई भी हो, वो उन 24 फसलों की कॉस्टिंग उनकी डबल ट्रिपल हो गई है। कई फसलों की तो 3.5 गुना तक हो गई है उन 24 फसलों में से जो मोटे अनाज है। ठीक है। तेल सरसों जो आ रही थी, अभी आपने देखा होगा सरसों 200 रुपए पार कर गया था, लेकिन इस साल सरसों का उत्पादन बम्पर हुआ था। अब काले किस्ती कानून हम लोग काले क्यों बोलते हैं? इसमें एक जो दूसरे नंबर कानून था वो ये कहता है कि अपर स्टॉक लिमिट को खत्म किया जाता है, यानी आप कितना भी भंडारण कर सकते हैं। यानी काला बाजारी नाम का जो शब्द एक डिक्शनरी में होता है सरकार ने वो अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए खत्म कर दिया। उसका तीसरा कानून कहता है आप मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि उद्योगपतियों को फायदा होगा। आप किसान से भी नहीं ले रहे हैं, उद्योगपति से भी नहीं ले रहे हैं। और भंडारण की जहां तक बात है, जो गौरव भाई बोल रहे थे कि हम बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल आप बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि 20 लाख बिचौलिए हैं और 20 लाख बिचौलिए जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य टोटल 1 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं बिचौलिए के रूप में काम करते हुए। उन सबका काम आप केवल एक आदमी की जेब में डालना चाह रहे हैं जो आपको नियंत्रित कर सके, जो कि हमने पिछले 1 साल में देखा है कि भंडारण की जो लिमिट खत्म की गई थी उसकी वजह से चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, बम्पर उत्पादन के बाद, ठीक है, क्योंकि इस साल इतनी बारिश भी नहीं हुई थी जिससे कि फसलें खराब हो, ठीक है, और उसके बाद भी इनके दाम आज आसमान छू रहे हैं। ठीक है, चाहे टमाटर हो, ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं गौरव मिश्रा जी से। उत्पादन में कोई कमी आई हो मुझे बता दें गौरव भाई। चलिए अब जवाब ले लेते हैं, क्योंकि अब आय दोगुना करने की बात बीजेपी लगातार करती रही है और आप लोग ये कह रहे हैं कि सब किसान तो और ज्यादा बदहाल हो रहा है ना कि आगे बढ़ रहा है। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, यदि किसान बदहाल हो रहा है और सरकार की नीतियों का लाभ नहीं पहुंच रहा है किसानों तक, तो फिर पिछली सरकार में 558 लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। वहीं हमारी सरकार में अब तक 619 लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न उत्पादन हो चुका है। एमएसपी पे जो खरीद हुई थी पिछले सरकार में केवल गेहूं की, तो देखा जाए तो 94 लाख मीट्रिक टन की हुई थी। हमारी सरकार में 209 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। धान की खरीद जो हुई थी सपा की सरकार में 123 लाख मीट्रिक टन की हुई थी, हमारी सरकार में 214 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है जी। जो गन्ने का जो भुगतान हुआ था पिछली सरकार में वो 95,000 करोड़ का था और हमारे सरकार में ये तो गन्ने का हमारा किसानों का पैसा है। आशीष और अभिमन्यु जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, एक बार सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। 5,500 करोड़ का बकाया आया भी सरकार की। आशीष जी आ रहा हूँ, अभिमन्यु जी आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। अभिमन्यु जी प्लीज। आशीष जी आ रहा हूँ आशीष जी थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए एक बार। गन्ने में भी पिपराइच चीनी मिल, मुंडेरवा चीनी मिल नई बनाई गई, वही मुंडेरवा जहां पर गोली चलाई थी पिछले सरकार ने किसानों के ऊपर, उनका वध किया था, उनकी हत्या की थी। और इसके अलावा जो बंद चीनी मिलें थी जिसमें संभल की वीनस, इसके अलावा और मंगाल डेयरी सहारनपुर की चीनी मिल, 3 बंद चीनी मिलों को चलाया गया। तो लगातार अगर कृषि में सुधार नहीं हो रहा है और नई जोत कृषि का जो क्षेत्रफल है वो भी लगातार वृद्धि कर रहा है हमारी सरकार में, तो बिना कृषि में सुधार हुए, बिना सरकार की नीतियों का लाभ हुए
ये परिणाम, ये रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मांग समाप्त भी नहीं होनी चाहिए, खत्म भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि जिसका पूरा करना भी असंभव हो जाए। और कहीं ना कहीं इन मांगों के पीछे राजनीतिक हेतु ज्यादा है, राजनीतिक उद्देश्य ज्यादा है, स्वार्थ ज्यादा है अपेक्षाकृत किसानों के हित के। अगर किसानों के वास्तविक हितैषी होते तो अभी सर ने जो कमेटी बनाई है, एमएसपी के ऊपर में भी जो कमेटी बनाई है, उस पर बैठ के चर्चा करते। लेकिन आज भी ये धमकी दे रहे हैं, आज भी ये बाकायदे सरकार को धमकी दे रहे हैं, देश की जनता को धमकी दे रहे हैं। इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आ रहा हूं सर आपके। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, किसानों का बकाया सरकार पर है। ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। आप गन्ना किसानों का जो बकाया उसको क्यों नहीं दे देते? भाई क्या चोरी है आपके मन में, क्या बात आ रही है? जो गन्ना किसान है वो क्यों परेशान है? उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, आवारा जो गोवंश है उसकी वजह से किसान इतना परेशान है। एक एक ब्लॉक में 8 से 10 हजार आवारा गोवंश है। वो खेत में जा रहा है तो खेत साफ हो रहा है, अगर वो किसान उसे रोकने की कोशिश करता है तो किसान घायल हो रहे हैं। वो हाईवे पे जाके बैठ जाते हैं रात को। एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं रोज। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है। किसान चारों ओर से मर रहा है, चाहे लागत के उसमें मर रहा है, चाहे डीजल के बढ़ते दाम से मर रहा है, चाहे लेबर की उससे मर रहा है। ये सरकार ऐसा फोकस बना रही है कि ये किसान अपनी खेती छोड़ के भाग जाए और जिससे सब कोऑपरेट के हाथ में दे दे। और क्या है इसमें? और ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार की उसमें हमने इतनी खरीद कर दी, आप इनसे पूछिए कि गेहूं की खरीद और धान की खरीद की बात कर रहे हैं, टोटल कितनी % खरीद हुई है? कुल 10% खरीद हुई है सरकारी आंकड़े, कुल 10%। ये कहां से आंकड़े लेकर आ रहे हैं फर्जी? ये सब आरएसएस के आंकड़े और कॉर्पोरेट के आंकड़े लेकर आए हैं। इनसे आप पूछिए, ये तो खुद सरकार कह रही है 10% खरीद हुई है। ठीक है, जब सरकार 10% से तो खरीद नहीं कर रही और वो आड़तियों से खरीद कर रही है, जो बड़े बड़े आड़ती हैं, ब्लैक स्टॉक जिनकी बात हो रही है, यानी कि उनसे तो खरीद लेगी सरकार और किसानों से डायरेक्ट नहीं खरीद रही। ठीक है, इसी बात की लड़ाई है। ठीक है, जैन जी मैं आऊंगा थोड़ा सा। जयाशी यादव भी एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि जो कमेटी का जिक्र एमएसपी को लेकर हो रहा है, उसमें बातचीत क्यों नहीं करना चाहते किसान? क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कृषि कानून वापस किए ऐसे एमएसपी पहले लाइए फिर हम आंदोलन वापस लाएंगे? कमेटी के जरिए बातचीत क्यों नहीं? कमेटी में आप देखिए, कमेटी में बोला गया कि कमेटी में फला आदमी को भी लिया जाएगा, इनको भी लिया जाएगा, उनको भी लिया जाएगा। मतलब एक टाइम वेस्ट, एक समय बर्बाद करने का एक ये तरीका है और समय, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कमेटी कब रिपोर्ट देगी, कब क्या होगा? जब भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती थी कि एमएसपी का कानून बने, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना रही है? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? डीजल का रेट महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, खाद का रेट बढ़ गया, खाद का वजन कम हो गया। मतलब कि खेती का जो करने का तरीका है वो महंगा होता जा रहा है और खेती जो है, हम लोग जो उगा के लाते हैं वो अनाज बिकता नहीं है। इनके पेपर पे पता नहीं कहां से आ जाता है कि हमने इतने मीट्रिक टन खरीद लिया। भाई आप पूरा जांच कर लो। पूरे लखनऊ में मैं पूरे लखनऊ की बात कर रहा हूँ, केवल पूरे उत्तर प्रदेश का छोड़ लो, कहाँ पे ट्रेन चल रहे हैं, कहाँ पे कितनी जो है खाद है, आप खुद जांच कर लो। दूध तो दूध पानी का पानी। चलिए जैन जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ये कमेटी के जरिए बातचीत क्या सिर्फ समय बर्बादी है? और क्या ऐसे ही जैसे कृषि कानून आए वैसे ही एमएसपी का कानून भी एक आए, ये किसानों की मांग है? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं सिलेक्ट कमेटी की, तो पिछला जो कानून था वो भी पूरी मांग भी थी सिलेक्ट कमेटी से भेजा जाए। लेकिन जो ऐसा नहीं होता है कि सिलेक्ट कमेटी जो सुधार करने की बात करती कि आप इस चीज पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो उसको सरकार मानी है। तो यही चीज हमें अखरती है कि जो पिछला जब कानून बन रहा था तो उसके जो सुझाव थे उनको उसके अंदर समाहित नहीं किया गया था तीनों कानूनों में। तो इसी वजह से सिलेक्ट कमेटी को तो आप बाद में भेजिएगा ना, पहले आप कानून लाके बताइए तो सही, मैं ये कानून ला रहा हूँ, उसमें क्या क्या संशोधन जनता के बीच में रखिए। किसानों की इतने आप 40 मोर्चों से जब बात कर रहे हैं, वही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और जो एमएसपी की गारंटी कानून का जिक्र किसान कर रहे हैं, हम उसको लेकर उसमें बातचीत करेंगे। उसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे और किसानों के भी प्रतिनिधि उसमें होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। अगर वैसे ही लोग हैं तो नहीं चाहिए वैसी कमेटी कि भाजपा के ही सारे लोग शामिल हो जाएं या
जो व्यक्ति ये लिखता है कि जैनेश जी, काले माफी के कानून साथ आपको रोक रहा हूँ, ये तो आपने भी सुना जब हक की बात प्रधानमंत्री ने करते कहा कि हैं, इसमें और वो राज्यों कमेटी के में मेंबर था 3 लोगों की सर, कमेटी में। जैनेश जी, और मैं यहाँ पे जैनेश थोड़ा जी, सा मुझे टाइम दीजिए, मैं गौरव भाई की बात को संशोधित कर दूं। इन्होंने फिर झूठ हाँ। बोल दिया। इन्होंने कहा कि हमने इतनी खरीद की, उतनी खरीद की। मैं इनके लिए बता दूं, इसी साल जो गेहूं की खरीद हुई थी, पूरे जो उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा उगाया गया गेहूं था, यानी कि उत्पादन के अनुपात में 14% केवल खरीद हुई थी। वहीं पंजाब और हरियाणा में 60 से 80% के बीच में गेहूं की इस साल खरीद हुई थी उत्पादन के अनुपात में। दूसरी चीज मैं बता दूं, इन्होंने एक और झूठ बोला जनता के सामने कि 70 से 80% एक्चुअल डाटा है, 82% जो किसान है वो 2 एकड़ से कम वाले हैं। और जो 2 एकड़ से कम वाले हैं उनकी खरीद कैसे हो, तो इनको शायद मालूम नहीं है कि सरकार एमएसपी 24 फसलों पे ही देती है, और वो 24 फसलें जो उगाएगा उसी को एमएसपी का फायदा मिलता है। दूसरी ये कि पूरे देश में 7,500 मंडियां हैं, और मंडियों को बढ़ा के 42,000 करने की बात हुई थी, लेकिन 3,500 मंडियां जो 7,500 प्रेजेंट है, 3,500 हरियाणा और पंजाब में है। तो आप देखिए हरियाणा और पंजाब का किसान अमीर कैसे बना, उसके बच्चे कैसे पढ़ लिख गए अच्छे, उसके बच्चे कैसे विदेश पहुंच जाते हैं, और बाकी देश का किसान कैसे मर मर के जी रहा है। दूसरी चीज कि पहले मंडी के बाहर किसानों को दाम अच्छा मिल जाता था, इस वजह से ना किसान धरने पे जाते थे, मंडी के बजाय बाहर बेच देते थे। और आज की डेट में ना मंडी में उनकी खरीद हो रही है, चलिए जवाब ले लेते हैं आप, ठीक है, मंडी के बाहर, ठीक है, और मंडी के बाहर उनकी फसल 1950 के मुकाबले 1100 ठीक है सर, 1200 रुपए में खरीदी जा रही है, ठीक है, तो किसान धरने पे बैठने को मजबूर होता है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, मंडियों को और सशक्त करने की जरूरत है, मंडियों पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है सर, ठीक है जैनेश जी, जैनेश जी आप जवाब ले लेते हैं। गौरव जी, अगर आप मंडियों को ही सशक्त बना देंगे तो किसानों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ना, ई नाम की योजना हमारी सरकार ने शुरू की। आज 7,600 मंडियों को इनाम से जोड़ा जा रहा है और अधिकतर मंडियां उससे जुड़ गई हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए इनाम के अंदर में फैसिलिटी दी गई है, और सैकड़ों करोड़ों का बिजनेस इनाम पर हो चुका है, इनाम के प्लेटफॉर्म पर। तो किसानों को सशक्त करने के लिए और उत्तर प्रदेश में मिलियन फार्मर्स स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए कितना सुनियोजित तरीके से बीज से लेके बाजार तक को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, लागत को कैसे कम किया जाए, उस दृष्टि में सरकार ने कई सारे कदम उठाए। आज उत्तर प्रदेश में जो किसानों की स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, बिजली नहीं मिलती थी, ठंड में किसान पलिया करने में मर जाया करते थे, ठंड से खाद नहीं मिलती थी, उसके लिए लाठी खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में जरा उनके लागत का अनुमान आप लगाइए कि कितना लागत उनके ऊपर जान से भी जाते थे और माल से भी जाते थे, धन से भी जाते थे और जन से भी जाते थे। आज बिजली मिलती है 22 घंटे, खाद की निर्बाध आपूर्ति होती है, किसानों के द्वार तक, गांव तक सड़क से लिंक रोड जो है। देखिए गौरव जी कुछ मेन पॉइंट हैं जिसका जिक्र जैनेश जी अभी कर रहे थे। 22 घंटे बिजली मिल रही हो, आप चलते मेरे साथ रात्रि प्रवास कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जिस गांव में आप बताएंगे। चलिए जैनेश जी टॉपिक पर पॉइंट पर चर्चा करते हैं सर, जैसा कि आपने अभी बताया। ठीक है सर, प्लीज एक एक करके प्लीज आशीष जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा जय गौरव जी पॉइंट पर चर्चा करते हैं ना। जैसा कि अभी जैनेश जी पॉइंट बता रहे थे, पंजाब हरियाणा को छोड़कर बाकी के किसानों का क्या, उनकी दशा कैसी है। दूसरा ये कि मंडियों को अगर हम सशक्त बनाएंगे तो इस तरह की सिचुएशन कम से कम नहीं मिलेगी, और अगर 24 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं तो बाकी की फसलों का क्या होगा। गौरव जी संक्षेप में बहुत। देखिए पहले तो सिर्फ 2 ही फसलों पर एमएसपी तय हुई थी, हमारी सरकार ने ही 24 जिन्सों पर एमएसपी को लाने का काम किया है। और पंजाब और हरियाणा, देखिए जब हरित क्रांति शुरू हुई थी उस समय पंजाब और हरियाणा एक केंद्र के रूप में उभरा था, क्योंकि वहां पे सिंचाई की व्यवस्था सबसे ज्यादा थी। और लेकिन वही पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद होती है, और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी अनाज वहां पर जाकर के मंडियों में बिकता है, वहां पहुंच जाता है। 1200, 1100, 1000 रुपए में चला हुआ अनाज वहां की मंडियों में बिकता है। तो वो नेक्सस है, एक नेक्सस है जो इस काम को अंजाम देता है, और जो 2 एकड़ वाला किसान है वो चला जाता है, ठगा जाता है। ठीक है, उस नेक्सस को ही तोड़ने का ये पूरा प्रक्रिया था, ये पूरा विधान था जिसको इन लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आशीष जी मैं आपके पास आऊंगा। त्यागी जी बोलिए।
देखिए, हम एक बात कह रहे हैं कि जब से इनकी सरकार आई है, बंद स्कूलों की फीस ली गई है। इस कोरोना लॉकडाउन में सैलरी की इंक्रीमेंट नहीं हुई। जो किसान क्रेडिट कार्ड गए कर्ज माफी की बात कर रहे थे, जब चुनाव था तो इन्होंने कहा था पूर्ण तौर पे कर्ज माफ होगा। सरकार बनने पर इन्होंने कहा 1 लाख का कर्ज माफ होगा। कुछ जिलों में ऐसी भी सूचना है कि आरसी कट रही है, राजस्व विभाग में उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली है, यानी किसान उल्टा अपने पैसे की अदायगी करेगा। और साथ में ऐसा भी हुआ है इनकी सरकार में, लोगों की जमीन ज्यादा गिरवी रखी जा रही है। लोग कर्ज, किसान है उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए अब तो ऑटोमेटिक कर्जा बढ़ता जा रहा है किसानों पर, उनकी लिमिट अपने आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बढ़ती जा रही है। तो किसान का कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है इनकी सरकार में, उसका भी आंकड़ा ये लेकर बैठे। किसान अपना खर्चा कहां से निकालेगा? महंगे डीजल से, जो 30 रुपए का डीजल है वो आज 100 रुपए के करीब में पहुंच गया। जो मजदूरी है, जो 200 रुपए में काम थी मजदूरी की, वो आज 300 साढ़े 300 रुपए में पहुंच गई है। जो किसान पूरे पूरे दिन नंगे पांव उसमें लगा रहता है, 2-2 साल से गन्ने का बकाया नहीं मिलता, बताओ किसान कैसे खेती करेगा? इसके बारे में इन्होंने कभी सोचा? रात के 2 से 3 बजे तक खुद हमारे गांव में हमारे खेतों पर रखवाली की जाती है, कभी आवारा पशु ना आ जाए, उसके बारे में इन लोगों ने सोचा? किसान चारों ओर से मर रहा है, उसके बाद ये खालिस्तान। चलिए आशीष जी, ठीक है, अभिमन्यु जी लगता है कनेक्शन में कोई दिक्कत हो, के पास आ रहा हूँ। आशीष यादव जी अपनी बात रखिए, उसके बाद जैन जी आपके पास में आ रहा हूँ। आशीष बोलिए, मैं क्या इन बिंदुओं से आप सहमत हैं जो अभी जैन जी ने उठाए? जी बिल्कुल, आप देखिए कि किसानों की बहुत बदतर हालत होती चली जा रही है। देखिए सबसे पहले तो मंडियों को इनको मजबूत करना चाहिए और मंडी और बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारे क्षेत्र में, अपनी क्षेत्र की बात बता दूं कि यहाँ से मंडी हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और 25 किलोमीटर दूर अगर हम धान अपना बेचने ले जाए डायरेक्ट, कानून वापस कराइए और मंडी कहिए कि बढ़ा दीजिए। कानून वापस करवाइए और फिर कहिए मंडी बढ़ा दीजिए। मंडी तो बढ़ी रही थी उसमें। मंडी कहाँ बढ़ा दी है आप? मंडी कौन से आपकी मंडी बढ़ तो गई? और पहले से मांग चल रही है कि लखनऊ की जाएगी। लखनऊ की कौन सी मंडी बढ़ गई? 42,000 करने का सुझाव पूरे एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसपे सालों मेहनत की गई थी। उस रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया, पैसा बर्बाद करके। ऐसा नहीं है ये 42,000 का कहना ये था। 42,000 इस वजह से होनी चाहिए कि हर 5 किलोमीटर पर पूरे देश में एक मंडी हो, जिससे किसान का तेल और समय ना बर्बाद हो। इस वजह से 42,000 मंडियों की बात बहुत पहले से उठाई जा रही थी। आप बताइए 7,500 मंडियों के अतिरिक्त आपके 4.5 साल प्रदेश की और 7 साल लगभग केंद्र की सरकार आने में के बाद एक भी मंडी नई विकसित हुई हो, मुझे बताइए। 26 मैं बता रहा हूँ 26,000 छोटे हाटों को 26,000 छोटे हाटों को मंडियों में तब्दील करने का काम किया जा रहा है और उसमें से आधे से ज्यादा को इनाम से जोड़ भी दिया गया। अच्छा गौरव जी, एक मिनट रुक जाइए। जैन जी आशीष एक बार अपनी बात पूरी कर लें। आशीष अपनी बात पूरी करें, उसके बाद में आ रहा हूँ। मैं बता दूं, सरोजनी नगर, पूरा सरोजनी नगर क्षेत्र में करीबन में 60 किलोमीटर का दायरा है सरोजनी नगर का। केवल 2 मंडी है उसमें, 2 ट्रेपेंड। मोहनलालगंज क्षेत्र केवल 4 है, ठीक है। और अगर कोई किसान अपने यहाँ से मंडी तक जाता है लेकर के, तो करीबन में 30 से 35 किलोमीटर बढ़ता है दूरी, और वहाँ पे मजदूरी, ट्रैक्टर का भाड़ा, और अगर ये तो हो ही नहीं सकता कि जिस दिन हम अनाज ले जाए उसी दिन बिक जाए। मतलब 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन लगता है। मतलब वहां पे रुकना पड़ता है, इतना नुकसान होता है खेती में। मतलब कि आप डिबेट पे बैठ करके बोल रहे हैं कि धान आप खरीद रही है सरकार हमारी और खाद मिल रही है। अरे कहाँ आप बैठे हो भाई? आप लखनऊ का दौरा कर लो, आप कहाँ झूठ बोल रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, चलिए जैन जी अपनी बात एड ऑन करिए, उसके बाद गौरव जी से जवाब लेते हैं। जी, मेरा यही कहना है कि सरकार ने जो कानून वापस ले लिए हैं, तो बाकी जो 6 मांगे थी उनको सरकार तुरंत माने। और अगर उसको ये लगता है कि इसे हम इस एमएसपी कानून के लिए कमेटी बनाएंगे, तो वो नाम डिक्लेयर कर दे कि किस किस को बनाना है। दूसरी चीज मैं इन्हीं के करूंगा कि इन्होंने जब वादा किया था गन्ना जो भुगतान है वो 14 दिनों के अंदर हो जाएगा, लेकिन इसी साल अभी भी 7,000 करोड़ रुपया इसी फसल का बाकी है और 3 महीने से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। इसी साल इन्होंने जो बजट बनाया था उसमें 3,000 करोड़ रुपया गन्ना मिलों के लिए अलॉट किया, गन्ना किसानों के लिए 1 रुपया इन्होंने बजट में। ठीक है, चलिए अब जवाब दे लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी, मंडियों की संख्या बढ़ाना, मंडियों का उद्धार, ये प्रमुख बिंदु हैं।
देखिए, जो तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं उसमें सारा प्रावधान था, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26,000 छोटे हाट पूरे देश में थे जिसको इनाम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 7,000 जो पहले से एपीएमसी मंडियां थी उनको भी इनाम से जोड़ा जा रहा है, उनको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। दरअसल इनकी बीमारी का जब न इलाज करिए तो कहते इलाज नहीं हो रहा है, और जब इलाज करिए तो कहते हैं इलाज कर रहे हैं, और जब ठीक हो जाएंगे तो कहते हैं इससे बढ़िया तो हम उसी अवस्था में थे। कुछ इस प्रकार की मनोदशा में विपक्ष चल रहा है। कांग्रेस कर्ज माफी की सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। देखिए गौरव जी लगातार सबको हमारी सरकार ने आते ही पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 1 लाख रुपए का फसली ऋण माफ किया था। ये तो ऑन रिकॉर्ड है 36,000 करोड़ का, और लगा केसीसी की क्षमता भी बढ़ाई थी, कर्ज की क्षमता भी बढ़ाई, कृषि का बजट भी 75% ज्यादा किया। जो 1,21,000 करोड़ का हुआ करता था पिछली सरकारों में, उसको बढ़ा करके 2,12,000 करोड़ करने का काम किया। वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंश्योरेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो सिंचाई की बंद पड़ी योजनाएं थी, चाहे वो बाढ़ सागर परियोजना हो या मैंने आपको बताया। सुन लीजिए जैनन जी आप एक प्रवक्ता है, आपको सुनना चाहिए पहले। जैनन जी आप लगातार उसके बाद प्लीज। देखिए गौरव जी सबको सुन रहे हैं, शांति से आप लोग भी सुन लीजिए, धैर्य से थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। एक बार बात पूरी हो जाए उसके बाद में आ जाऊंगा। गौरव जी बात पूरी करिए, कंप्लीट करिए संक्षेप में आप। जब पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं, जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जब बंद पड़ी 100 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को चालू कराया जाता है, उदाहरण के तौर पर बाण सागर परियोजना, उदाहरण के तौर पर अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड में, तो कृषि का क्षेत्रफल बढ़ता है। जब बिजली निर्बाध मिलती है, कृषि का क्षेत्रफल बढ़ता है, उसमें मजदूरी कम आती है। बहुत सारी ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया। कृषि का क्षेत्र में जो जीडीपी में जो योगदान है 14 से 15% का, जो पहले 1951 में 50% से ज्यादा हुआ करता था, उसको कैसे फिर बढ़ाया जाए। एक बहुत बड़े रोजगार का अवसर भी लेकर के ये क्षेत्र खड़ा है। लेकिन इन कृषि रिफॉर्मों की बात सभी विपक्षी दल के सभी नेताओं ने उसी संसद में चीख करके की, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को करने का काम किया, इसलिए इनको मिर्ची लग गई, इसलिए बेचैन हो गए, और किसानों को गुर्बत में डालने का काम एक बार अभिमन्यु जी फाइनल कमेंट आपका, समय कम है, एक एक करके सबका फाइनल कमेंट होगा, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। जैनन जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, आपके पास मैं आ रहा हूं फाइनल के लिए, लेकिन उससे पहले त्यागी जी बोलिए फाइनल कमेंट आपका। पहले आप लोग भी सोच रहे थे, बात भी करते थे, लेकिन बीजेपी ले आई तो आपने पॉलिटिकल एजेंडा इसको बना लिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए सर। त्यागी जी नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से ट्राई करिए। चलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अकवंशी जी आप अपनी फाइनल कमेंट दीजिए सर। बोलिए बोलिए जैनन जी आप बोलिए सर जी। मैं ये संक्षेप में, हाँ, जो भी मतलब पहले सरकार बिल लाने वाली थी, तो देखिए बिलों के अंदर जो बातें लिखी होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। अगर उसमें लिखा है कि मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी, इसका मतलब नहीं की जाएंगी। और जो आज का कानून बना उसमें बात थी सीधा सीधा कि मंडियों की डिपेंडेंसी खत्म कर दीजिए। यही कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में 279 मंडियों में से 70% मंडियां कानून बनने, जब पहली बार अध्यादेश आया था उसके 6 महीने के अंदर अंदर 279 मंडियों में से 70% जो मंडियां थी वो भुखमरी की कगार पर आ गई थी। भुखमरी की कगार आ रही थी, वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी। सरकार के पास उनके कर्मचारियों को देने के लिए पैसा भी नहीं था, क्योंकि उनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मंडियों को जरूर बढ़ाए सरकार। एमएसपी का जो बिल है उसको गारंटी में तब्दील करे। चलिए ठीक है आशीष जी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड के अंदर एक फाइनल कमेंट, आंदोलन कब खत्म होगा? एमएसपी के गारंटी कानून बनाने के बाद ही आंदोलन में आप देखिए कि भारत सरकार जो है किसानों से बात करे, एमएसपी पे बिल बनाए, और जो किसान शहीद हुए हैं उसको उनके परिवार को। चलिए 6 मांगे गौरव जी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में फाइनल कमेंट 6 मांगे हैं, इन पर बातचीत क्या होगी? ठीक है, मैं समझ सबसे पहले तो ये आपकी है गौरव जी, फाइनल 10 सेकंड। सबसे पहले तो ये तय कर ले कि किसानों के नाम पर ये पॉलिटिकल एजेंडा एजिटेशन चलाना चाहते हैं कि वास्तव में किसानों का हित चाहते हैं। यदि वास्तव में किसानों का हित चाहते हैं, इजाजत दे रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम
पॉलिटिक्स किसानों के मुद्दे पर ना हो, और जो हो रही है तो फिर किसान भी समझें और आम जनता भी समझे। अगर पॉलिटिकल एजेंडा इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि 3 कृषि कानून जो संसद के जरिए जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। हालांकि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभी भी जद्दोजहद चल रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।